स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमने 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति का एक कंप्लीट ओवरव्यू एक चैप्टर में किया। आपने जरूर आप उस वीडियो से पढ़ रहे होंगे, आपको उससे मदद भी मिल रही होगी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन करेंगे और वो सेशन है उस पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो बहुत जरूरी है एनसीईआरटी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, और उन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से भी हम थोड़ा सा रिकैपिचुलाइज करेंगे उस पूरे चैप्टर को और एक बार फिर से उसका एक रिवीजन मोड में चलेंगे छोटे से सेशन में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक की सारी शिक्षा आपके लिए निःशुल्क लेकर आया है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी माध्यम में सभी चैप्टर्स, पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे मिल रहा है। ये मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की कमाल की टीम है। इस टीम के साथ जुड़ के आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें, उसके सारे चैप्टर्स, उसके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, ये सब कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन या पैसे खर्च करके कोई सब्सक्रिप्शन या पैकेज खरीदने के लिए जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो बिल्कुल देरी मत करिए, फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ जाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। गिवन प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देखकर अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग बनाइए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ इस सफर में, निःशुल्क शिक्षा के सफर में जुड़ते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, और वो है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन, जो सीबीएसई ने सिलेबस भी ड्राफ्ट किया है, एनसीईआरटी के में भी और सभी स्टेट बोर्ड्स में भी है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और ऐसे भी आपको जानना जरूरी है। तो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और उन क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी चाहिए। आज देखिए, जो पहला प्रश्न इसमें आया है कि सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया, इसे स्वीकार करने वाले 4 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए। अब देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो सहायक संधि थी, यानी जिसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, मैंने चैप्टर में बताया था कि जो फ्रैंकोइस डुप्लेक्स था, जो फ्रांस का एक बड़ा महत्वपूर्ण कमांडर था, उन्होंने सबसे पहले इस तरह की चीजें शुरू की, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आगे बढ़ाया, और बाद में जो वेलेस्ली थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, इसने इसको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जिसको ही सहायक संधि कहा जाता था, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बताए थे। उसमें एक पॉइंट ये था कि जो राज्य उस सहायक संधि को मानेगा वो अपनी कोई सेना नहीं रख सकता, नंबर 1। उसे ब्रिटिशर्स की सेना अपने खर्चे पर अपने सहायता के लिए रखनी होगी, नंबर 2। यानी एक तो अपनी सेना हटाओ, डिमिलिटराइज करो, दूसरा ब्रिटिशर्स की सेना अपने यहां रखो, उसका कमांडर ब्रिटिशर होगा। एक ब्रिटिश का कोई भी राजनयिक आपको यहां अपने पैसे पर अपने कोर्ट में रखना होगा। आप किसी भी दूसरे राज्य के साथ न तो कोई झगड़ा करेंगे, यानी न तो कोई युद्ध के ऐलान कर सकते हैं, न किसी समझौते का ऐलान कर सकते हैं। यानी जो संप्रभुता थी राज्यों की, जो एक सोवर्जिनिटी जिसको कहते हैं, डिसीजन मेकिंग का पावर जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह छीन लिया जाता था। और कुल मिला जुलाकर ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी राज्य क्या करे, सरेंडर कर जाए किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। अच्छा, पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में रहता था, नाम रहता था राजा का, तो जो विद्रोह की भावना रहती थी वो राजा के खिलाफ रहती थी लोगों की, और फायदा जो वहां का उठाता था वो ब्रिटिशर्स उठाते थे। तो सहायक संधि को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया। सबसे पहले हैदराबाद का जो निजाम थे ना, इनको इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, हड़पने का प्रयास किया। फिर अवध, मैसूर, इस तरह के जो शक्तियां थी, उन्होंने सहायक संधि को लागू करने का, सहायक संधि के थ्रू जोड़ने का काम किया, या सहायक संधि जिनको मानना पड़ा, ये ऐसे राज्य थे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, इनको ध्यान रखिएगा, इन्होंने सहायक संधि लागू किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कानपुर में किस अंग्रेज महिला ने भारतीय सिपाहियों से वीरतापूर्वक अपनी रक्षा की? तो मिस व्हीलर, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है कि कानपुर में जब 1857 की क्रांति हुई और वहां पर कौन लड़ रहे थे, नाना साहब, ठीक है, तात्या तोपे भी, नाना साहब। तो वहां पर भारतीय सैनिकों से जिसने अपनी बड़ी वीरता से रक्षा की वो थी मिस व्हीलर, जो कि अंग्रेजी महिला थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अवध का अंतिम नवाब कौन था, उसे पेंशन देकर कहां भेजा गया? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। अब देखिए, ये जो वाजिद अली शाह थे, वही उस समय 1857 की क्रांति के समय नवाब थे। इनको हड़प कर इनके राज्य को अंग्रेजों ने क्या कह दिया, पेंशन के लिए भेज दिया, राज्य को अपने अंदर हड़प लिया, और इसलिए वहां विद्रोह की भावना भी 1857 की क्रांति में बहुत तेजी से देखने के लिए मिली थी। और उनको पेंशन देकर कहां भेजा गया, कलकत्ता भेज दिया गया। और यहां पर ये अवध का जो पूरा प्रांत है, और ये जो लखनऊ के आसपास रिलेटेड था, तो लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में
कौन लीड कर रहा था इस पूरे 1857 की क्रांति को? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे, बेगम हजरत महल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जरूर आपको कराए जाएंगे, इसके लिए आप जुड़े रहिए। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वो थे वाजिद अली शाह, और पेंशन देकर कहां भेजा गया? कलकत्ता। तो कलकत्ता, रंगून ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल शासन काल में पारित हुआ? अब देखिए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो है ये सैन्य कार्मिकों में एक और बड़ा कारण था जिसके वजह से विद्रोह फैला था। और क्या था? क्योंकि इस अधिनियम में मुख्यतः जो सैनिकों के अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, कभी भी उनको निकाला जा सकता था, समान वेतन भी नहीं मिलता था। माने एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के फायदे या सहूलियत के हिसाब से अधिनियम बनाया गया था। और यह अधिनियम 1856 में आया था, इसीलिए 1857 की क्रांति से पहले इसने एक भूमिका निभाई थी, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसको लागू किया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके जो शासनकाल था, इसके बाद एक विस्तृत चर्चा जरूर की जाएगी। तो 1856 का जो है अधिनियम, ये क्या हुआ? ये 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया था, जो एक बहुत बड़ा कारण बना था 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 विद्रोह के राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसको आपको बात करनी पड़ेगी। तो पहला है ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और इस साम्राज्यवादी नीति में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, एक सहायक संधि, ठीक है, एक जिसको आप कह सकते हैं सहायक संधि, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था? व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी, हड़प नीति। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। तो सहायक संधि की चर्चा भी मैंने की। व्यपगत का सिद्धांत क्या था? कि यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था, मेल उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। राज्य अपहरण की नीति हमने बताई, कई सारी नीतियां बनाकर राज्यों को हड़पा जा रहा था। जैसे कुशासन का आरोप लगाकर कहा जा रहा था कि यहां पर, जैसे अवध में हुआ था कि ये शासन यहां ठीक नहीं चल रहा है और हम इसको अपने आप हड़प लेंगे। तो कुछ जैसे आज का संविधान में आर्टिकल 356 है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ठीक से नहीं चल रही हैं, इसलिए वहां पर क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो राज्य अपहरण की नीतियां इस तरह चल रही थी। पेंशनों और उपाधियों की समाप्ति, जिन राजाओं को पेंशन दिया जा रहा था उसको व्यक्तिगत बना दिया गया कि उनके परिवारों को नहीं दिया जाएगा, उनके बाद नहीं दिया जाएगा, ये खजाने पर बोझ है। मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक बर्ताव, तो उसमें मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, और उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था या उनकी इज्जत नहीं की जा रही थी। जो 1935 आते आते सिक्कों पर से उनकी जो तस्वीरें थी उसको हटा दी गई। इसके अलावा कहीं भी उनको बहुत बड़ा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, या कोई बहुत उनको हेड मानकर नहीं चला जा रहा था। अवध का विलय, यह भी मैंने चर्चा की है कि अवध को मिला लिया अपने राज्य में, इससे भी वहां के लोगों में भारी असंतोष था। वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। सहायक संधि का दुरुपयोग, अभी मैंने बताया कि सहायक संधि जो सब्सिडरी अलायंस थी, इस नाम पर क्या किया गया? सभी राज्यों की संप्रभुता हड़पने का प्रयास किया गया। राज्यों को अपने अधिकार लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। उसके अलावा भारी भरकम आर्मी का खर्च जो था वो इन्हीं राज्यों से चलवाया जाता था, और इन राज्यों को यह भी नहीं सुरक्षा या छूट मिली हुई थी कि दूसरे राज्य से कोई समझौता कर सकें या दूसरे राज्य से युद्ध भी कर सकें। तो ये जो सारी नीतियां थी, इन नीतियों से क्या हो रहा था? भारी असंतोष फैल रहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? तो विद्रोह का निश्चित तिथि से पूर्व विस्फोट। देखिए, पहले तिथि क्या थी? 31 मई 1857, यह तय की गई थी। लेकिन हो क्या गया? 10 मई को ही मेरठ से यह विद्रोह शुरू हो गया। क्यों हुआ? उसके पहले की भूमिका क्या थी? 29 मार्च को मंगल पांडे ने गोली चला दी अपने एक मेजर पर, ठीक है, और इनको कब फांसी दे दी गई? 9 अप्रैल, ठीक है। तो 9 अप्रैल को दे दी गई। इसी के विरोध में जो मेरठ है, मेरठ शहर में भी क्या हुआ? वहां पर यह हुआ कि वहां पर भी सैनिकों ने मना कर दिया कि हम वो जो चर्बी वाला कारतूस है उसको मुंह से नहीं खोलेंगे। तो इसके विरोध में 10-10 साल की सजा दे दी गई अंग्रेजों, भारतीय सिपाहियों को। तो 10 मई को विस्फोट हो गया। उन्होंने सभी जो भारतीय सैनिक जिनको कैद किया गया था उनको जेल से छुड़ा दिया, रिहा कर दिया, और वहां विद्रोह करके मेरठ में ये क्रांति पहले शुरू हो गई। और धीरे धीरे 18 मई आते आते पूरे देशव्यापी में फैलने लगी। तो जो 31 मई को शुरू होने वाला था विधिवत रूप से, जिसकी भीतर भीतर प्लानिंग चल रही थी, वो निश्चित समय से पहले ही फूट गई। इसलिए हुआ ये कि जो तैयारी पूरी होनी चाहिए थी या जो इसकी रणनीति तैयार होनी चाहिए थी वो ठीक से हो नहीं पाई। तो पहला कारण तो एक ये बन गया। दूसरा, अंग्रेजों को देसी शासकों का सहयोग प्राप्त होना। जाहिर सी बात है, कई ऐसे देसी शासक भी थे, कई ऐसे जमींदार थे
और सिख राजाओं की बात आती है। कुछ सिख राजा थे जिन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का सहयोग कर दिया, यानी कि उनको 1857 की क्रांति से बहुत विशेष मतलब नहीं था, वो या तो न्यूट्रल हो गए या अंग्रेजों की तरफ से हो गए। तो ये भी एक कारण बना। और दूसरा आपको पता ही है कि क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उनके पास कोई ऐसा मिलिट्री बैकअप तो था नहीं, जो शस्त्रागार से लूटे गए शस्त्र थे उन्हीं के हिसाब से वो लड़ रहे थे, तो उसकी एक समय सीमा थी। उच्च वर्ग का सहयोग न मिलना, ये बात आ रही थी। उच्च वर्ग में आप ये कह सकते हैं एक तो समाज सुधारक वर्ग भी था, कुछ ऐसे भी लोग थे जो समाज में रिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो वर्ग भी चुप था। जो बहुत जमींदार क्लास के लोग थे जिनको अंग्रेजों से लाभ हो रहा था वो भी चुप थे। तो बहुत सारे ऐसा उच्च वर्ग था जो आइडियोलॉजिकली कह सकते हैं कि सपोर्ट में नहीं आ रहा था, इससे भी ये काम हुआ। विद्रोहियों के सीमित साधन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। देखिए, मेरठ में विद्रोह हुआ, दिल्ली में हुआ, इसके बाद से बरेली के आसपास, लखनऊ के आसपास, इलाहाबाद, प्रयागराज सब फैल रहा था, लेकिन कहीं भी कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था। भाई जो भारतीय सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजी दफ्तरों को सबको लूट रहे थे, कोषागारों को लूट लिया, शस्त्र लूट लिया। एक ही बार तो करोगे, कितने दिन तक वो संसाधन चलेंगे? और अंग्रेजों क्या कर रहे थे, वो जिसको कहते हैं री इन्फोर्समेंट, वो बाहर से अपनी टुकड़ियां फिर अपने समुद्री मार्ग से मंगा रहे थे, पैसा मंगा रहे थे, हथियार मंगा रहे थे। तो इससे उनका री इन्फोर्समेंट हो गया, भारतीयों का संसाधन सीमित रह गया। सामान्य आदर्श का अभाव, ठीक है ना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी। कॉमन गोल नहीं था, यानी जहां जहां ये विद्रोह हुए थे, जहां जहां इस तरह की क्रांति हुई थी, वो सब जगह विद्रोह का कारण अलग अलग था। कोई कह रहा था हमारे नवाब को हटा दिया इसलिए हमको लड़ना है, कोई कह रहा था हमारे यहाँ किसानों की स्थिति बहुत खराब है, हम कर चुकाने में परेशान है इसलिए हमको करना है, कोई कह रहा था, दिल्ली के लोग कह रहे थे हमारे बादशाह का ठीक से सम्मान नहीं हो रहा है, जो सिपाही थे उनको ये था कि हमको मिलिट्री में बहुत परेशान किया जा रहा है। तो एक कॉमन गोल, या आप कह सकते हैं कि आजादी की भावना के लिए एक इंपॉर्टेंट छत्र के तले चलना और एक लीडरशिप को फॉलो करना, ऐसा हो नहीं रहा था। अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से अलग अलग नेता के अंदर लोग लड़ रहे थे। इसका कारण ये हुआ कि इनका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो एकात्मवाता होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। प्रतिभावान ब्रिटिश सेनापति, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे ऐसे कमांडर थे जो, जैसे होरोज, ठीक है ना, कैंपबेल, ये ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सेनापति थे, ठीक है, नील जो प्रयागराज में लड़ रहे थे। तो ऐसे ऐसे कमांडर और सेनापति थे जिन्होंने क्या किया, इस विद्रोह को आसानी से फिर क्या कर लिया, दमन कर दिया उसका। संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण, खास करके डाक, ठीक है ना, और जो तार भेजे जाते थे, टेलीग्राम, इन साधनों पर इनका नियंत्रण था। तो वो क्या करते थे कि इजीली इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा लेते थे, तो कोऑर्डिनेशन करके प्लानिंग करने में आसानी होती थी। भारतीयों के पास तो ऐसा था नहीं। 10 मई को अगर मान लीजिए दिल्ली में मेरठ में हुआ, 11 मई दिल्ली पहुंचे, तो इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते ये खबर 18 मई हो गई। तो इस तरह कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई एक दूसरे के साथ इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि 1857 के विद्रोह में असफलता देखने के लिए मिली। ठीक है, तो निश्चित समय से पूर्व इसका विस्फोट हो जाना, अंग्रेजों को देसी शासकों का सहयोग प्राप्त हो जाना, उच्च वर्ग का सहयोग नहीं मिलना, विद्रोहियों के साधन सीमित रहना, और एक कॉमन गोल की जिसकी बात की जा रही है, लैक ऑफ, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कॉमन गोल एंड फिलॉसफी या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये इसकी जो कमी थी, ये महत्वपूर्ण कारण बनी कि इसमें कोई एकाउ नहीं है। ठीक है, प्रतिभावान ब्रिटिश सेनापति और संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण, तो ये महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जिनको आप देख सकते हैं जो इस क्रांति के असफल होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण बने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा स्वरूप, थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था इसका स्वरूप कैसा था। तो एक तो ये सैनिक विद्रोह मात्र था, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप अलग अलग इसके स्वरूप को जब चर्चा करेंगे तो आप इसको कई स्वरूप में देख सकते हैं। पहले आप कह सकते हैं कि भाई एक सैनिक विद्रोह मात्र था, फिर आप कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। तो दो तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर एक वर्जन आप देखें तो आप ये कहेंगे कि भाई सैनिकों ने अपने परेशानियों को देखते हुए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए एक विद्रोह कर दिया, फिर इन सैनिकों ने कुछ लोगों को भी मिला लिया अपने साथ और विद्रोह चलता रहा। एक आप कह सकते हैं कि इट वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि सावरकर क्लेम करते हैं अपनी किताब में और बहुत लोग और क्लेम करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप है ये मुख्यतः दो भाग में देखा जा रहा है। पहला सैनिक विद्रोह, ठीक है ना, जिसको सिपाहियों का आंदोलन भी कहते हैं। तो 1857 के विद्रोह की प्रमुख आधारभूमि सैनिकों द्वारा तैयार की गई। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पृष्ठभूमि तो खैर कई कारणों से बन रही थी। हमने कारण कई सारे देखे थे कि छोटे छोटे आंदोलन इससे पहले भी हो रहे थे, कोल आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, खासियों का आंदोलन जो गारो खासी जयंतिया है, ठीक है, इसके अलावा संथाल आंदोलन, इस तरह के छोटे छोटे अपराइजिंग्स हो रहे थे 1857 से पहले, लेकिन उनको एक भरपूर पृष्ठभूमि नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा हम देख रहे थे किसानों की स्थिति खराब है,
इसके अलावा अंग्रेजी हुकूमत में जो भारतीय सैनिक थे उनकी स्थिति भी खराब थी। एक तो उनको समान वेतन नहीं मिलता था, उनको उच्च पदों पर अधिकारी बनने का मौका नहीं मिलता था, उनको छुट्टियों में समस्या होती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे इमीडिएट रीजन बन गया वो ये बन गया कि जो इनफील्ड राइफल्स आए उसके जो कारतूस थे उनको खोलने के लिए मुंह से खोला जाता था और ये बात बताई जा रही थी कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिसके कारण ये विस्फोट हो गया। सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, उनको सजा दी गई, उन्होंने किसी मेजर को की हत्या भी की और फिर क्या हुआ, उनको फांसी दे दी गई। यही आंदोलन फिर मेरठ के सिपाहियों ने किया और वहां से विस्फोट हो गया। लेकिन अगर आप सैनिक विद्रोह की बात, तो सैनिकों ने इस आंदोलन को शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन जिस तरह से कॉमन लोगों का भी इसमें जुड़ाव होता चला गया, इस जुड़ाव ने इस चीज को साबित किया कि लोग भी स्वतंत्रता चाह रहे हैं और लोग भी खींच गए हैं। तो 1857 के विद्रोह की प्रमुख आधारभूमि सैनिकों द्वारा तैयार की गई। विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का मामला था। ये भी मैंने भी बताया था कि जो चर्बी वाले कारतूस या गोलियां थी, ये सबसे इमीडिएट रीजन बने थे, है ना। तात्कालिक यानी अंग्रेजी में अगर आपसे पूछे इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज। विद्रोह का प्रसार संपूर्ण देश में नहीं हुआ, यह उन्हीं नगरों और क्षेत्रों तक सीमित रहा जहां सैनिक चौकियों और छावनियां थी। यह बात ठीक है कि जहां जहां पर सैनिक चौकियां और छावनियां रहीं वहां पर यह ज्यादा तेजी से फैला, क्योंकि वहां के सिपाहियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, जैसे कि मेरठ, दिल्ली, प्रयागराज, ठीक है, ये बरेली, ये कुछ ऐसे जगह थे जहां पर छावनियां थी। आज भी इन नगरों में कैंट एरिया आप देख सकते हैं, जो पहले जमाने से चले आ रहे हैं। तो इन छावनियों के माध्यम से वहां के जब सिपाही विद्रोह करते थे तो लोग भी शामिल हो जाते थे। विद्रोह का दमन करने में ब्रिटिश सरकार को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसे सामान्य जनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं था। जिस स्तर का सामान्य जन का सहयोग मिलना चाहिए था, जिस स्तर पर, क्योंकि देखिए अगर आप जनसंख्या से तुलना करना चाहें, जितने लोग थे, अगर एक एक आदमी उसमें जुड़ गया होता तो क्या ये सिपाही इतने ज्यादा थे कि कर पाते, लेकिन उतना सहयोग नहीं मिला। कुछ वर्गों का तो खास करके नहीं मिला, कुछ राजाओं का नहीं मिला। इसलिए ये केवल एक, अगर इस स्वरूप में देखना चाहें, विद्रोह मात्र के स्वरूप में देखना चाहें, तो सिपाहियों का एक विद्रोह लहन के रह गया, जो बहुत तेजी से दमन भी कर दिया गया। अच्छा, आगे देखते हैं। अब कुछ लोग, एक स्वरूप इसका ये भी है कि ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम था, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, लाखों कारीगरों, किसानों और सिपाहियों ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। एक स्वरूप यह भी है कि भाई जितने किसान थे वो भी मिल गए, जो घरेलू लोग थे वो भी मिल गए, और सैनिक तो मिल ही गए। घुमक्कर सन्यासियों, फकीरों, मदारियों द्वारा गांव गांव में इसका प्रचार प्रसार किया गया। और एक जो वर्जन, एक कहानी जो आती है कि गांव गांव में रोटी और फूल बांटे जा रहे थे, एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। आंदोलन में हिंदू मुसलमानों ने एकजुट होकर भाग लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, देखिए, एक तो बादशाह मुसलमान, उनका अवहेलना और मुसलमान परेशान थे। जो कारतूस था उसमें सुअर और गाय दोनों की बात चल रही थी, तो दोनों के लिए भड़कने का मुद्दा था। भाई मुसलमानों के लिए सुअर महत्वपूर्ण था, यहाँ पर गाय महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो इनमें एकता, और जो बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया था, जिसकी चर्चा भी मैंने क्लास के शुरुआत में की थी अपने वीडियो में, जो आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, तो उसमें उन्होंने फरमान में लिखा था कि हिंदू और मुसलमानों एक हो जाओ और हमें इन शैतानों से अपनी आजादी वापस पानी है। तो हिंदू मुसलमान एकता तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, और सभी विद्रोहियों में एक मत से बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार किया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि लीडर हमारा मुसलमान और हिंदू जाते, ऐसा भी नहीं था। विद्रोह के लगभग सभी केंद्रों में जनसाधारण ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय भाग लिया। विद्रोह का क्षेत्र काफी व्यापक था। अनेक देशी रियासतों और राज्यों में शासक वर्ग ने ब्रिटिश सत्ता के सहयोग और समर्थक में बने रहने पर भी सेना और जनता द्वारा विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। तो ये देखा गया कि ये व्यापक फैलता जा रहा था। दिल्ली से होता हुआ बरेली, बरेली से होता हुआ उसके आसपास के इलाके, लखनऊ अवध का इलाका, प्रयागराज का इलाका, इसके बाद बिहार में कुंवर सिंह, झांसी, ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, मराठा के इलाके, सारी चीजों की चर्चा हमने वीडियो में की, आप जरूर देखिएगा उसको। तो ये व्यापक एक आंदोलन बनता जा रहा था, इसलिए भी क्या हो रहा था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की भी शक्ल ये ले रहा था। ठीक है, बहुत हद तक ये ठीक भी दिखाई पड़ता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस समस्या यही आती है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर था तो अपने अपने लिए ज्यादा था, एक राष्ट्र की भावना के साथ कम था। अपनी अपनी रियासतें अपने अपने हिसाब से अपने राजा चाह रहे थे ये भाग जाए ब्रिटिश। दुश्मन जो था ना वो तो कॉमन था, कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कॉमन गोल के साथ नहीं लड़ पा रहे थे, कॉमन फिलॉसफी के साथ नहीं लड़ पा रहे थे। ये हमने चैप्टर में भी देखा था और कारणों में भी देखा था। ये एक इसका महत्वपूर्ण भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 1857 विद्रोह में आर्थिक, सामाजिक और सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो अगर आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो आर्थिक कारण कौन कौन से थे?
ठीक है। सबसे पहले संपदा का निष्कासन। संपदा का निष्कासन आप कह सकते हैं एक तरह से पूरी तरह जो प्रॉपर्टीज थी, जो हेरिटेज था, उन सब का क्या कर रहे थे, वो एक तरह से ड्रेन कर रहे थे, यहां से बाहर ले जा रहे थे। भारतीय उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य का विनाश, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने एक स्टेटमेंट उस दिन भी बताया था, आज भी बताता हूं। जब आप क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की किताब खोलेंगे तो वहां पर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा कि ब्रिटिशर्स वांटेड, मैं हिंदी में रूपांतरण अभी बताता हूं आपको, टू कीप इंडिया एज मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इस एक स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्योग धंधों और खेती किसानी की स्थिति क्यों खराब हुई। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को केवल क्या बना के रखा जाए, एक्सपोर्टर बनाया जाए रॉ मटेरियल्स का, यानी जो कच्चा माल है केवल उसका निर्यातक बनाया जाए, और आयातक बनाया जाए फिनिश गुड्स का, यानी कि जो तैयार हुए माल है। यानी कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और जो तैयार हुआ माल था, जो कपड़े बन के आते थे, उसका इंपोर्टर बना दिया। अब उससे हुआ क्या, भारत के सभी उद्योग धंधे खराब होने लगे। भाई अगर रॉ मटेरियल्स, अगर कॉटन यहां की मशीन में इस्तेमाल होकर यहां कपड़े बनेंगे तो यहां की इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रॉफिट यहां के लोगों को होगा। वो क्या करते थे, यहां के रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश ले जाते थे। और मैंने बताया था कि 19वीं शताब्दी के आसपास, 1800 के आसपास से ही वहां पर क्या चल रहा था, औद्योगिक क्रांति भी चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा था। तो वहां नए नए इंडस्ट्रीज खुल रही थी, वहां नए नए कारखाने लग रहे थे और वहां के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। तो भारत से जितना जो तरह तरह के मसाले, तरह तरह के जो कॉटन है, जूट है, इस तरह के जो चीजें थी, सिल्क, ये सारी चीजें कहां ले जा रही थी, मसलिन बड़ा इंपॉर्टेंट था जो ढाका के आसपास होता था, ये सब एक्सपोर्ट कर देते थे बाहर, और वहां से कपड़े मशीन में सस्ते बना के यहां ले आते थे। तो अगर यहां थोड़े बहुत कपड़े बनते भी थे तो उनके मुकाबले वो अंग्रेजी वाले कपड़े सस्ते होते थे मशीन में बने हुए। तो यहां के उद्योगों को भारी कंपटीशन हुआ, भारी नुकसान हुआ, और यहां के लोग क्या बन के रह गए, केवल एक क्या एक्सपोर्ट करते थे, केवल रॉ मटेरियल, वो भी औने पौने दाम पे। तो ये जो पूरा ट्रेड हमारा था और पूरा हमारी इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्री और ट्रेड जो है इनका पूरा विनाश हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही रीजन बना कि फिर क्या हुआ। और मैंने एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि उस जमाने में जो रूरल इकोनॉमी कमजोर हुई है वो आज तक उठने का भी प्रयास कर रही है। सोचिए कितना भारी भरकम, क्योंकि भारत में जो पहले अर्थव्यवस्था थी वो गांव पर आधारित थी। गांव का अपना, जो आप गांधीयन फिलॉसफी पढ़ते हैं और गांधीयन इकोनॉमी की बात करते हैं कि गांव पर आधारित होनी चाहिए, वो पहले थी भारत में। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि किसी एक नगर में बाजार चल रहा है, नहीं, गांव समृद्ध थे। समृद्ध कैसे थे, हर गांव का अपना एक स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, लकड़ी वाला अलग, लोहे वाला अलग, उसके अलावा जो है मिट्टी के बर्तन वाला अलग। और ये ऐसा नहीं कि जाति आधारित थी, बहुत ऐसे थे कि जो जाति प्रथा से अलग होकर अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो उनका उद्योग था, और उद्योग, कपड़े का अलग, वैद्य गांव का अलग। तो ये अलग जो एक सिस्टम पूरा गांव में बना हुआ था। गांव की जो रूरल इकोनॉमी थी वो समृद्ध थी, इसलिए देश समृद्ध था। आज भी मैं बार बार, उस दिन भी मैं कहा था कि मैं अर्थव्यवस्था में थोड़ा जा रहा हूं, अर्थशास्त्र में जा रहा हूं। आज भी अगर आपको इकोनॉमी की डिमांड बढ़ानी है, आज भी अगर जीडीपी का साइज इंक्रीज करना है, अगर इंप्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने हैं, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। और ये एक्स्ट्रा डिमांड क्या करेगी, एक्स्ट्रा डिमांड फिर जीडीपी का साइज, सप्लाई मांगेगी, सप्लाई के लिए नई इंडस्ट्रीज बनेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ये चीज जो पहले स्थापित थी उसका विनाश अंग्रेजों ने कर दिया, जिससे भारी असंतोष हुआ। ठीक है। भू राजस्व की दर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बताए थे। एक जो भू राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली थी, तो एक इसमें था क्या, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा रयोतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, जिसको कहते थे रयोतवाड़ी सिस्टम। इसके अलावा महलवारी प्रणाली यानी महलवारी प्रणाली सिस्टम। ये कहां था, ये नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश के आसपास, ये साउथ इंडिया में, और डेक्कन और बंगाल में था, और ये था बंगाल के एरिया में। ये तीनों जो सिस्टम थे कर वसूलने के, राजस्व वसूलने के, भू राजस्व वसूलने के, ये बहुत ही खतरनाक थे।
और इसमें इतना शोषण हुआ, कहीं जमींदारी, ये जो पहला वाला तो जमींदारी सिस्टम पर आधारित था, दूसरा डायरेक्ट किसानों से मिलकर, तीसरा ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला के। तो जहां पर जमींदार नहीं थे वहां पर रेट ऑफ टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, जहां जमींदार थे वो उनको फ्री हैंड मिल गया था कि हमको इतना दे दो, बाकी तुम कितना भी वसूल लो। तो इसने जी भर के खून चूसा किसानों का, परेशान किया, और यह भी एक कारण बन गया क्या, आंदोलन का। इनाम में प्राप्त जागीरों को छीनना, बहुत सारे जागीर जो थे बड़े बड़े जमींदारों के पास, जागीरदारों के पास, उसको छीन लिया जाता था। जागीर था मतलब भू संपत्ति थी। जन सामान्य में बेकारी और दरिद्रता होगी, अगर ये बन जाएगा, भारतीय उद्योग धंधों का अगर विनाश हो जाएगा तो जन सामान्य में बेकारी और दरिद्रता तो हो जाएगी, इसमें तो कोई शंका था नहीं। और वो चाहते थे कि बेकारी और दरिद्रता बनी रहे ताकि हमारे औने पौने दाम पर भी, औने पौने हमारे किसी भी शर्तों पर ये लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। अगर ये संपन्न रहेंगे तो अपने शर्तों पर काम करेंगे। तो ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरा क्रमवार तरीके से एक तरह से अपना अधिकार जमाया। और ये सिर्फ साम्राज्य ऐसा ही नहीं बन गया, उन्होंने आर्थिक कैप्चरिंग भी की, उन्होंने दिमागी रूप से भी, हमने चर्चा की थी कि किस तरह से अपनी शिक्षा प्रणाली और अपने धर्म को भी ला रहे थे। यानी वो बस चाहते थे कि रंग में दिखाई दे भारतीय, दिमागी रूप से लोग यहाँ के अंग्रेज हो जाए, जैसा हमने चर्चा भी किया था। और उन्होंने पहले आर्थिक शोषण किया, सामाजिक, उसके बाद अपना सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैलाया, भौगोलिक साम्राज्यवाद, हर तरीके का साम्राज्यवाद वहां पर लगाया। और ये जो इनके कदम थे ये कारण बन गए किस चीज के, विद्रोह के। तो आर्थिक कारण तो प्रमुख रूप से ये दिखाई देते हैं। अब सामाजिक कारण में आइए तो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये हमने कल भी चर्चा किया था कि जो यहाँ के भारतीय थे उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता था। आपने वो फेमस देखा होगा, पिक्चरों में भी दिखाई जाती है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस तरह की स्थिति थी कि सामूहिक जगहों पर इतना नीचा दिखाया जाता था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। यहाँ पर जो सामान्य रूप से उठने बैठने की प्रथा है उनको दूर रखा जाता था, बड़े पदों पर भारतीयों को नहीं लिया जाता था, इस तरह का भेदभाव था। भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, जितने रीति रिवाज थे ना, जो रीति रिवाज थे सारे, उन रीति रिवाजों में क्या हो रहा था, हस्तक्षेप हो रहा था। जैसे यहाँ पर नर बलि प्रथा रोकी गई, सती प्रथा रोकी गई, बाल विवाह रोका गया, ठीक था, लेकिन उस समय के ये सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप था जो लोगों को बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, और ये इसने एक भारी असंतोष लोगों के मन में पैदा किया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, तो इस पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के बारे में भी हम देख चुके हैं, हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि कैसे मैकाले शिक्षा पद्धति ने यहां पर पूरी तरह अपना कब्जा करने का प्रयास किया और उसके क्या क्या परिणाम देखने को मिल रहे थे। तो ये जो सारी समस्याएं थी, ये जो सारे चीजें चल रही थी, ये शिक्षा का प्रसार, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रेशर बना रही थी, एक दबाव बना रही थी जो विस्फोट होने का कारण बन रहा था। तो ये जो कारण थे, इसने हमेशा क्या किया, 1857 की क्रांति से पहले वो बीज डाले जो बाद में विस्फोटित होकर निकले थे। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में ईसाई धर्म का पुट उसमें रहता था। मिशनरियों को आदेश दे दिया गया कि आप यहाँ पर प्रचार कर सकते हैं। 1813 के बाद 1813 के ही चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया कि आप यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैकाले शिक्षा है उसमें अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देने की बात की गई। यहाँ के शिक्षण पद्धतियों को, यहाँ के जो तौर तरीके थे शिक्षा को, उसको काफी उसकी खिल्ली उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। मैंने आपको बताया भी था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का क्या विभाजन था, जरूर आप जाकर वीडियोस में देखें। तो पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रसार हुआ उसने भी एक बहुत बड़ा कारण बनाया इस 1857 की क्रांति के लिए। ईसाई धर्म का प्रचार, इसकी मैंने बात की ही कि जो मिशनरीज थी उनको क्या किया गया, मिशनरीज को क्या किया गया, अलाउ कर दिया कि आप क्या कर सकते हैं, आकर यहाँ पर भारत में प्रचार कर सकते हैं ईसाई धर्म का, जो यहाँ के लोगों को सूट नहीं कर रहा था। इसके अलावा पहले ये भी एक मैंने कानून की चर्चा की थी कि पहले ये कानून था कि अगर कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसके जो पैतृक संपत्ति थी उसमें अधिकार नहीं रह जाता था। बाद में इस कानून को चेंज कर दिया गया और यह कहा गया कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो फिर क्या उसका किया जाएगा, उसको अपने पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण रीजन दिखाई दे रहा था जो पता चलता है। सैनिक कारणों की अगर बात करें, यानी मिलिट्री रीजंस हैं, तो भारतीय सैनिकों में असंतोष, ठीक है, ये खास करके दिखाई दे रहा था। और इस असंतोष के कई कारण थे। तो इस असंतोष का कारण यह था कि उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था अंग्रेजी सैनिकों के, उनको उच्च पदों पर नहीं दिया जा रहा था, उनके सैलरीज में भिन्नता थी, उनसे कार्य करवाने का जो तरीका था वो गड़बड़ था। उसके अलावा जो कारतूस वाला मामला आया, खाने पीने की समस्या, तो ये सारी चीजें भारतीय सैनिकों में असंतोष बन रही थी, जो बैरकपुर से शुरू हुई तो चलती ही चली गई। भारतीय सैनिकों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या, यह भी देखा जा रहा था कि जो सैनिक लेवल पे जो थे वो भारतीय ज्यादा थे, यानी जो नीचे का काम करवाना, जो मेन ड्यूटी करवाने वाला काम था वो भारतीय सैनिकों से ज्यादा लिया जाता था, न कि अंग्रेजों से। सेना का दोषपूर्ण वितरण, इसका मतलब यही है, दोषपूर्ण वितरण कि जो हायरार्की बनाई गई थी वो बड़ी खराब बनाई गई थी, उसमें भारतीयों को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, भारतीयों को अच्छे पदों पर नहीं रखा जा रहा था, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं था।
सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जिसकी मैंने बात की, ये इसका कारण था। चर्बी वाले कारतूस, ये क्या बन गया, ये तो इमीडिएट रीजन बन गया, तात्कालिक रीजन बन गया 1857 की क्रांति के, है ना, चर्बी वाले कारतूस। तो ये चर्बी वाले कारतूस में ये कहा गया कि जो चर्बी मुंह से निकालनी पड़ रही है उसमें गाय या सुअर की चर्बी पड़ी हुई है और ये चर्बी जो है धर्म भ्रष्ट कर देगी। तो इसने भी सैनिकों में एक बहुत महत्वपूर्ण असंतोष की भावना रखी थी। तो ये सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक कारण थे जिन कारणों ने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस क्रांति को शुरू कराने में। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश माल की पहुंच ने कारीगरों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो भारत में ब्रिटिश में निर्मित वस्तुओं की पहुंच के कारण भारतीय बुनकर, सूती वस्त्र बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, मोची आदि सभी दस्तकार और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। ब्रिटेन के मशीन निर्मित सस्ते माल ने भारतीय बाजारों पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप देसी कारीगरों की प्रत्येक श्रेणी भिखमंगों की स्थिति में पहुंच गई। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि पहले जो रॉ मटेरियल्स तो यहाँ की मशीनों में यहाँ के कारीगर बनाते थे और यहाँ के बाजार में उसकी मांग थी, वो बिकता था। तो रॉ मटेरियल्स को लेकर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब कुछ अपने आप में फल फूल रहा था। लेकिन हुआ यह कि इस रॉ मटेरियल्स को यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, सीधे उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो यहां जो उस रॉ मटेरियल से कपड़े बनाने वाले थे, जो मोची थे, बढ़ई थे, यानी जो फिनिश्ड गुड तैयार कर रहे थे, इन फिनिश्ड गुड्स को अब बाहर तैयार किया जाने लगा और बाहर से यहां मंगाया जाने लगा। तो यहां पर ये जितने काम करने वाले लोग थे सबका काम बेकार हो गया। वहां से जूते बन के आएंगे, वहां से कपड़े बन के आएंगे, वहां से अच्छे अच्छे आभूषण बन के आएंगे और यहां पर मार्केट में यूज कराया जाएगा। और यहाँ के कुछ यहाँ अगर बनाते भी थे हाथों से तो वहां क्या होता था, वहां पावर लूम्स आ गई थी, यहाँ हथकरघा था, तो वहां स्पिनी जेनी जैसी चीजें आ गई थी। तो वहां की मशीनों में बनी चीजें आकर्षित भी दिखाई दे रही थी और सस्ती भी पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ के कारीगर थे, तो जो ब्रिटिश माल यहाँ पर बनकर आ रहा था, जो फिनिश्ड गुड यहाँ पर आ रहा था जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो फिनिश्ड गुड का जो इंपोर्ट यहाँ पर हो रहा था उसने यहाँ के कारीगरों, यहाँ के मैन्युफैक्चरर और यहाँ के बाजार पर बहुत गहरा असर डाला। और असर इतना डाला कि आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई, बर्बाद हो गई उद्योग धंधे, और वहां से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत खराब हो गई और बहुत मजबूर हो गए लोग फिर कहाँ आने पर, किसानी और खेती पर आने पे। और वहां स्थिति और बद से बदतर थी, वहां और शोषण था। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जो ब्रिटिश माल की पहुंच भारत में आ रहा था, यहाँ के कारीगरों की स्थिति बहुत खराब हो गई। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल यहाँ पर उपयोग हो रहा था, अगर वो कच्चा माल चला जाएगा तो यहाँ का उत्पादन खत्म हो जाएगा, और एक बार उत्पादन खत्म, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंप्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न था। बादशाही सरकार की अधीनता में कारीगरों की दशा किस प्रकार उन्नत होगी, ऐसा बताया जा रहा था कि बादशाही सरकार होगी तो बढ़िया रहेगा। तो बादशाही सरकार में देसी कारीगरों और शिल्पकारों की अमीरों की सेवा में नियुक्त किया जाएगा, इससे उनकी उन्नति होगी, ऐसा क्लेम किया जाता है कि अगर बादशाही सरकार रहेगी तो जो कारीगर हैं अमीरों के लिए उनकी सेवा में लगाया जाएगा और उनको अच्छा माल मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा और उनकी उन्नति हो जाएगी। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट था जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरकारी सेवा में नियुक्त लोग ब्रिटिश सरकार से क्यों असंतुष्ट थे। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो क्यों हो गए। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। जाहिर सी बात है, शुरू में जो वहां पर इंडियन ICS जो था, बाद में आया हालांकि इंडियन सिविल सर्विसेज, यहां भी पहले भारतीयों को क्या नहीं है, अनुमति नहीं दी जा रही थी। बाद में अनुमति भी दी गई तो उम्र की सीमा बहुत कम करके दी गई और उसका सिलेबस पूरा अंग्रेजी माध्यम पर और अंग्रेजी हिसाब से रहता था। इसी तरह जो अन्य सेवाएं भी थी, अन्य प्रशासनिक और सैनिक सेवाएं भी थी, वहां भी बड़ी ज्यादा भेदभाव की स्थिति बन रही थी। अच्छे पदों पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता था, वेतन में असमानता होती थी, कार्यावधि में असमानता होती थी। तो ये सारे चीजें असंतुष्टता का कारण थी। उनका वेतन कम होता था, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती थी। प्रशासनिक और सैनिक दोनों सेवाओं में प्रतिष्ठा और धन वाले सारे पद केवल अंग्रेजों को ही दिए जाते थे। ठीक है, इसलिए सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे। जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरी में जो लोग भारत के काम कर रहे थे वो ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे, क्योंकि उनको किसी हिसाब से न तो पावर दी जा रही थी, न तो पैसा दिया जा रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जा रही थी, यानी कि उनसे अधिकार कम थे और कर्तव्य ज्यादा बताए जा रहे थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्रोही घोषणा में बार बार किस बात के लिए अपील की गई। तो विद्रोही घोषणा क्या थी, खास करके जब
बहादुर शाह जफर ने अपनी उद्घोषणा की कि भाई अब हम विद्रोह करेंगे, अब हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो उन्होंने भी बड़ी मार्मिक अपील की और उस तरह की अपील की बात की जा रही है। तो विद्रोही घोषणा में बार बार इस बात के लिए अपील की गई। एक आजमगढ़ उद्घोषणा की बात हमने की थी कि भारतीयों को अपने मजहब और हितों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी को छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। बादशाही सरकार यानी जो सल्तनत की सरकार थी, जो मुगलिया सरकार थी, जो मुगलिया बादशाहत की बात बहादुर शाह जफर की थी, उसके ऊपर ले जाने की बात की जा रही थी कि अपने हित और मजहब को देखो, इन अंग्रेजों से दूर रहो, ईसाइयत से दूर रहो और एक साथ मिलजुल कर लड़ाई लड़ो ताकि हम अपनी समृद्धि ला सकें। इसी बादशाही हुकूमत की बात वहां थी कि कैसे कारीगरों को काम मिलेगा। तो बताया जा रहा था कि इन कारीगरों को उच्च वर्ग की सेवा में लगाया जाएगा, उनकी खिदमतगारी में लगाया जाएगा और उससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जब विद्रोह जब हुआ तो बार बार इसी बात की अपील की जा रही थी कि आप लोग अपने मजहब को ध्यान दीजिए, उनको छोड़िए और एक साथ अपने धार्मिक भेदभाव को बुलाकर लड़ाई लड़िए ताकि हम क्या कर सकें, इस स्थिति को ठीक कर सकें और विद्रोह के जरिए इनको यहां से भगा सकें। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं और इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 1857 की क्रांति के लिए बेहद जरूरी थे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम एमसीक्यूज के माध्यम से भी देखेंगे, जरूर उसमें भी उस सेशन में भी आप पार्टिसिपेट करिएगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसे आगे डील करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यानी आप इसमें पार्टिसिपेट करके पूरी अपनी पढ़ाई, इसके साथ जुड़ के पूरी अपनी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। आपको करना है कि www.magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर CBSE/स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप इतिहास, राजनीति, विज्ञान जो भी सेलेक्ट करना चाहें उन विषयों को सेलेक्ट करके वहां से अपनी क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एनसीईआरटी विषय का संपूर्ण विवरण, सभी अध्याय का सारांश, उसके अलावा वन शॉट रिवीजन्स, एमसीक्यू, सारी चीजें आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इतिहास के माध्यम से या राजनीति विज्ञान जो भी आप पढ़ना चाहें, इसके अलावा सारे और क्लासेस के अदर सब्जेक्ट्स भी। ठीक है, और अपनी पढ़ाई आप निःशुल्क कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी स्टूडेंट्स कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा लेकर आए हैं, सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी माध्यम सब कुछ। ठीक है, तो इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट निःशुल्क शिक्षा हम आप तक लगातार प्रोवाइड करते रहें। सारे स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई की जो पूरी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट्स की है कक्षा 6 से 12 तक की, उसके लिए उसको हम आपके लिए निःशुल्क लाते रहे ताकि आपको कोई पैकेज परचेज करके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ आप जुड़े रहिए, इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और चैप्टर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रांग कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।